चलो आज हम आप लोगों को ऑब्जेक्टिव कराने जा रहे हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव जिस टॉपिक का कराने जा रहे हैं वो चैप्टर हमारा है मॉडर्न फिजिक्स, 12th क्लास का मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत हमको 3 चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है। पहला चैप्टर है हमारा एटम्स एंड न्यूक्लियाई, ठीक है। दूसरा चैप्टर है सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स और थर्ड चैप्टर है हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें ऑप्टिक्स के बाद सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, ठीक है। इसमें और ये चैप्टर भी इजी ऑब्टेनिंग चैप्टर है। इजी ऑब्टेनिंग चैप्टर का मतलब यहाँ से आप आसानी से नंबर को क्या कर सकते हो, ला सकते हो। चाहे वो ऑब्जेक्टिव की बात करें, हम सब्जेक्टिव की बात करें, तो आराम से यहाँ से मॉडर्न फिजिक्स से नंबर आते हैं। तो आप लोग ध्यान से देखोगे। चलो हम चैप्टर्स जो है हमारा सबसे पहला जो चैप्टर है एटम्स एंड न्यूक्लियाई, इसके ऑब्जेक्टिव कुछ करते हैं जिस ऑब्जेक्टिव को बिहार बोर्ड बार बार पूछता है। हम उतना ही ऑब्जेक्टिव को करेंगे जिस ऑब्जेक्टिव को बिहार बोर्ड बार बार पूछता है। आई होप दैट कि एकदम 100% गारंटी के साथ कहते हैं कि एटम्स और न्यूक्लियाई के जितने भी ऑब्जेक्टिव हम बताएंगे उससे बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं आएंगे। तो आप 1 बाय 1 ऑब्जेक्टिव को ध्यान से देखते रहिए। चलिए हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है, ध्यान से सुनेंगे। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जब संक्रमण किसी उच्च कक्षा से तीसरी कक्षा में होता है तो प्राप्त श्रेणी होती है। देखिए जो प्रश्न कहा गया है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात है। प्रश्न को एक बार ध्यान से सुनेंगे। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जब संक्रमण किसी उच्च कक्षा से तीसरी कक्षा में होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो जंप कर रहा है वो तीसरी कक्षा पे जंप कर रहा है, तो प्राप्त श्रेणी होती है। कौन सी प्राप्त श्रेणी होती है, ठीक है। जिसमें ऑप्शन हमारा ए, बी, सी और डी है। फर्स्ट है आपका लाइमन श्रेणी, सेकंड है हमारा बामर श्रेणी, तीसरा है हमारा पास्टन श्रेणी, चौथा है हमारा हुंड श्रेणी। देखो बेटा जी, इस प्रश्न के जवाब देने के लिए मैं पूरी तरह से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का कुंडली खोल देता हूं, क्योंकि आई होप दैट कि यहाँ से 1-2 ऑब्जेक्टिव तो आपको फिक्स है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से, ठीक है। तो चलिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में क्या जानते हैं हम इसके बारे में बता देते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का जो व्याख्या है ये बोर साहब किए थे, याद रखना, इसका एक्सप्लेनेशन किए थे। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में 6 श्रेणी पाया जाता है बेटा जी। पहला श्रेणी है हमारा लाइमन सीरीज, दूसरा सीरीज है लाइमन के बाद है बेटा जी मेरा बामर सीरीज, तीसरा है हमारा पास्टन सीरीज, चौथा है हमारा ब्रैकेट सीरीज, पांचवा है हमारा ब्रैकेट सीरीज, पांचवा है हमारा पी फंड लिखा जाता है, पढ़ा जाता है फन सीरीज, पी और डी साइलेंट होता है, फन सीरीज, और छठा है हमारा हम्फी सीरीज। कुछ किताब में अभी 5 ही सीरीज आया है, तो टेंशन की बात नहीं है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में 6 सीरीज होते हैं बेटा। देखो कितने अच्छे तरह से बात है। लाइमन सीरीज कब होता है, जब कोई प्रथम कक्षा पर जंप करता है तो हमारा लाइमन सीरीज होता है। तो इसमें n1 बराबर 1 होता है, और किस किस कक्षा से, जब प्रथम पर जंप करेगा तो यहाँ जिस जिस कक्षा से जंप करता है वो n2 होता है, तो वो हो जाएगा 2, 3, 4 डॉट 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 इन्फिनिटिव। तो याद रखेंगे कि लाइमन में जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से कक्षा पर जंप करता है, तो प्रथम कक्षा पर जंप करता है। लाइमन के बाद बामर, इसमें हमारा n1 का वैल्यू 2, इसका मतलब अगर कोई इलेक्ट्रॉन दूसरे कक्षा पे जंप कर रहा है तो वो हमारा कौन सा होगा, बामर सीरीज होगा। और यहाँ n2 का वैल्यू जब 2 पर कूदेगा तो 2 से अधिक वाला से कूदेगा, दैट मीन्स 3, 4, 5 डॉट 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 इन्फिनिटी। बेटा बात है पास्टन सीरीज का।
तो पास्टन सीरीज में n1 बराबर 3 होता है। दैट मीन्स एक बात ध्यान दोगे बेटा जी, यहाँ जो जंप करेगा वो 4 5 6 डॉट 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 इन्फिनिटी से। अगर कोई तीसरा कक्षा पर जंप करता है तो पास्टन सीरीज होगा। यहाँ देखो बेटा जी n1 बराबर 4, ठीक है, तो यहाँ n2 बराबर हो जाएगा 5 6 7 डॉट 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 इन्फिनिटी। देखो इसमें बेटा जी n1 बराबर होता है 5, n1 बराबर 5, तो इसमें n2 बराबर होगा 6 7 8 डॉट 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 इन्फिनिटी। और इसमें बेटा जी हम्फी में जो होता है n1 बराबर 6 होता है, तो n2 बराबर होता है 7 8 डॉट 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 इन्फिनिटी। इससे हमको एक चीज सीख मिल गया, जब कोई प्रथम कक्षा पर जंप करेगा लाइमन सीरीज हमको प्राप्त होगा, दूसरे कक्षा पर बामर, तीसरे पर पास्टन, चौथे पर ब्रैकेट, पांचवें पर फंड, छठा पर हम्फी। एक बात और मैं बता देता हूँ कि आखिर इन सब सीरीज जो है कौन से रीजन में पाया जाता है, ये भी पूछ देता है, तो हम इसी में बता दे रहे हैं। देखो लाइमन सीरीज जो होता है बेटा जी यूवी रीजन में पाया जाता है। यूवी रीजन का मतलब होता है अल्ट्रा VOILET, अल्ट्रा वायलेट रीजन। अल्ट्रा वायलेट रीजन का मतलब होता है अल्ट्रा माने पैरा, वायलेट माने बैगनी, पैरा बैगनी क्षेत्र में पाया जाता है। लाइमन के बाद होती है बात किसकी बेटा जी, बामर सीरीज की। तो बामर सीरीज किस में पाया जाता है, तो ये विजिबल रीजन में, VISIBLE विजिबल रीजन में पाया जाता है। विजुअल रीजन का मतलब होता है दृश्य क्षेत्र में पाया जाता है बामर जो है। बाकी के जितने भी ये सब हैं, ये सब चारों के चारों जो है आपको इंफ्रारेड में पाया जाता है। इंफ्रारेड होता है रीजन, इंफ्रारेड रीजन का मतलब होता है बेटा जी अवरक्त क्षेत्र में। इसी में क्या होता है कि कोई अवरक्त में तो कोई फार इंफ्रारेड, बट उससे मतलब नहीं है, हमको यही से ऑब्जेक्टिव आता है, ठीक है। तो चलो हमारा जो प्रश्न था कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जब कोई इलेक्ट्रॉन तीसरे कक्षा पर जंप करेगा, तो बोलो इस प्रश्न के कौन से आंसर होंगे हमारा, बोलो कौन तीसरा पर जंप करता है, कौन सा श्रेणी होता है, पास्टन। तो बोलो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन हमारा होगा सी, ठीक है, समझ में आ गया बाबू। अगर इसी प्रश्न में हमारा देता कि ये दूसरे कक्षा पर जंप करता है तो कौन सा सीरीज होता बेटा, इसका आंसर बामर। लेकिन हमको किस पर जंप कराया था, तीसरे पर। चलो ऑब्जेक्टिव 1 खत्म हुआ हमारा, ठीक है। चलो बेटा जी क्वेश्चन 2 हम देखते हैं। क्वेश्चन 2 क्या कहता है, सुनिएगा ध्यान से, लिखेंगे निम्नलिखित में कौन सी श्रेणी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के पैराबैंगनी भाग में पाई जाती है। हमको बताना है कि कौन सा श्रेणी है जो पैराबैंगनी भाग में पाई जाती है। बेटा ऑब्जेक्टिव देख लो, पैराबैंगनी में कौन पाया जाता है, लाइमन। पैराबैंगनी में कौन पाया जाता है, लाइमन। तो हमारा जो इसका ऑप्शन था बेटा जी, ध्यान देंगे, पहला था हमारा लाइमन, दूसरा है हमारा बामर, तीसरा है बेटा हमारा पास्टन, और चौथा है हमारा ब्रैकेट लिखा हुआ है। तो आंसर हमारा क्या है बेटा जी, लाइमन। क्योंकि जो प्रश्न कहा था, फिर से एक बात सुनते हैं, निम्न में कौन सी श्रेणी, ये जो नीचे दी गई श्रेणी है, इसमें कौन सी श्रेणी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के पैराबैंगनी भाग में पाई जाती है। तो पैराबैंगनी भाग में देखिए अभी हम जो बताएं कौन सी पाई जाती है, लाइमन। चलो बेटा अब क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, हाइड्रोजन परमाणु की NV कक्षा में ऊर्जा, हाइड्रोजन परमाणु की NV कक्षा में ऊर्जा, फॉर्मूला दे रखा है बेटा प्रश्न में, ऊर्जा n बराबर -13.6 बटा n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो इलेक्ट्रॉन के प्रथम से द्वितीय कक्षा में भेजने के लिए आवश्यक ऊर्जा कितनी होगी। देखो प्रश्न क्या कहा, प्रश्न लिखेंगे हाइड्रोजन परमाणु की NV कक्षा में ऊर्जा इतना है होती है। उसके बाद प्रश्न है इलेक्ट्रॉन को प्रथम कक्षा से दूसरे में भेजने के लिए, ध्यान से देखिएगा कुछ लिखना पड़ेगा यहाँ प्रश्न को, इलेक्ट्रॉन को प्रथम कक्षा से
दूसरी कक्षा में भेजने के लिए आवश्यक ऊर्जा कितनी होगी? आवश्यक ऊर्जा बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी? ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। ऑप्शन ए है बेटा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप साइंस के क्वेश्चन को याद नहीं कर सकते, प्रश्न के अनुसार से आपको बनाना पड़ेगा। कुछ बच्चे कहते हैं सर हम ऑब्जेक्टिव को याद कर जाएंगे, कर जाइएगा ना। अगला में किसी का ऑप्शन ये है तो अगला में इसी का ऑप्शन ये होगा, तो प्रश्न को आप रट नहीं सकते। तो चलिए इसमें हम बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। देखो बेटा जी, कहा क्या गया, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रही है? प्रथम से दूसरी, यानी कि हम मान लेते हैं प्रथम में n बराबर कितना होता है? 1, और उसमें क्या होता है? दूसरा कक्षा पर जाएगा तो बोलो कहाँ से कहाँ जाना है भैया? 1 से 2। देखो ये जो इलेक्ट्रॉन को कहाँ से कहाँ जाना है? प्रथम कक्षा से कहाँ पर? अब प्रथम कक्षा पर एनर्जी यहाँ पर कितना है ये निकालना है। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? En बराबर होता है -13.6 बटा n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -13.6 बटा 1 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो -13.6 बटा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोलो बोर के प्रथम कक्षा में एनर्जी कितना आ गया बेटा जी? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब हम कहाँ पर निकालने जा रहे हैं बेटा? दूसरा कक्षा में इसका एनर्जी कितना होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला फिर से लगाते हैं। En बराबर होता है -13.6 बटा n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बेटा देखो -13.6 n के जगह 2 लिख देंगे तो इसको E2 कह देते हैं। ठीक है, और इधर हमारा क्या था? E1 बटा किसका स्क्वायर? 2 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 2 का स्क्वायर 2 दूना 4, ध्यान से देखेंगे, और 4 से इसमें भागा देंगे तो -3 कितना आएगा? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो बेटा E1 का मान आ गया इतना, E2 का मान आ गया इतना, तो यहाँ से यहाँ तक भेजने में कितनी एनर्जी लगेगी? तो भेजने में लगा, देखेंगे ध्यान से, भेजने में लगा आवश्यक ऊर्जा, भेजने में लगा आवश्यक ऊर्जा। तो आवश्यक ऊर्जा यहाँ कितना लगा बेटा जी? तो E2 - E1। अब कहोगे ये फार्मूला क्यों लगा? खुद सोचो, हम बख्तियारपुर में है 10 जूल एनर्जी है बीकेपी में, और पटना जाने के लिए हमको 50 जूल, पटना में 50 जूल एनर्जी लगा। अब बोलो भैया बख्तियारपुर से पटना जाने में कितना जूल एनर्जी लगेगा? तो 50 में से कितना घटाएंगे? 10, तो कितना भैया? 40 जूल, यानी कि अंतिम में से प्रारंभिक को घटा देंगे। तो देखो E2 माइनस क्या कर दिए? E1 बराबर, E2 का वैल्यू बेटा कितना है देख लो, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फॉर्मूला वाला माइनस। E1 का मान कितना है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो -3 इलेक्ट्रॉन, बोलो माइनस माइनस बेटा जी 13.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब घटा दो बेटा, 6 में से 4 गया 2, 13 में से माने 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोलो इसका आंसर कौन सा है बेटा जी? सी। तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, आपका ऑब्जेक्टिव था। इसमें 2-3 ऑब्जेक्टिव है। अगर केवल आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि बोर के प्रथम कक्षा में ऊर्जा का मान कितना होता है, तो क्या बताओगे आपका? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोर के दूसरे कक्षा में ऊर्जा का मान कितना होता है? 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और कहता है प्रथम से दूसरे कक्षा पर जाने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी? तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की आवश्यकता होगी। ठीक है, कितनी की आवश्यकता होगी? चलो बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। ये आप देखते रहे ध्यान से, कहीं कुछ वैसा नहीं है, आपको आराम से समझ में आ जाने वाला है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा है वो ये है, हाइड्रोजन परमाणु की बोर के प्रथम, सुनिएगा ध्यान से, हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। प्रश्न कहा है कि हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है।
उसकी दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होगी। खुद बताओ, दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा निकाले हैं, बोलो कितनी होगी? ऑप्शन बेटा जी ए, बी, सी एंड डी। देखिए दे रखा है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोलो कौन सा आंसर होगा? आंसर बोलो। ये होगा। अब देखिए बच्चे लोग जो होशियार होंगे रटेंगे, माइनस और प्लस दोनों सेम है, बट ये माइनस में कुछ है, तो बोर्ड के कक्षा में जितनी भी एनर्जी आती है वो सारी कुछ में आती है माइनस में। अब यहाँ ये नहीं कि 3.4 वाला मार्क निकल जाए, समझ में आ गया? तो इसका सॉल्यूशन भी यही है, इसका सॉल्यूशन भी क्या है? यही। समझ में आ गया? चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 है, जेड परमाणु क्रमांक वाले परमाणु की, माने एक परमाणु है जिसका परमाणु संख्या कितना है? जेड। वही कहा है, जेड परमाणु क्रमांक वाले परमाणु की किसी दी गई कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अनुक्रमानुपाती होती है। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अनुक्रमानुपाती होती है। किसके अनुक्रमानुपाती होती है ये बताना है, ठीक है? हमारा जो ऑप्शन है ए, बी, सी एंड डी। देखो बेटा, ए है जेड, बी है जेड स्क्वायर, सी है जेड इनवर्स और जेड के पावर -2। देखिए हम सोल्व कर रहे हैं इसका। हम जब प्रश्न को पढ़ रहे हैं तो उसकी परमाणु संख्या जेड दी गई है और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निकालनी है। बेटा जी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा En बराबर क्या फॉर्मूला होता है? अभी लिखे थे, बोलो। -13.6 बटा n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यहाँ पर जो हम देखेंगे कि अगर आपका स्पेसिज के लिए आता है तो इनटू में जेड स्क्वायर आता है। इनटू में क्या आता है? जेड स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है इसका वास्तव में। तो अब यहाँ पर देख लीजिए कि वही कहा था कि ऊर्जा जो है अनुक्रमानुपाती होता है। किसका? तो देखो ऊर्जा किसके अनुक्रमानुपाती होता है? बोलो बेटा जी, जेड स्क्वायर। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। समझ में आ रही बात? तो एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है एक सिंपल फॉर्मूला होता है बोलो क्या होता है सिंपल फॉर्मूला? -13.6 बटा n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है और स्पेसिज के लिए यहीं पर बेटा इनटू क्या आता है? जेड स्क्वायर। स्पेसिज का मतलब होता है जैसे हाइड्रोजन के लिए आप देख रहे हैं लिथियम प्लस, बेरिलियम +2, माने सारे जितने भी पार्टिकल्स कैटायन और एनायन में जो हाइड्रोजन के सदृश हैं उन सब के लिए आता है, ठीक है? स्पेसिज के लिए आता है ये फॉर्मूला, ठीक है? तो आप यहाँ याद रखेंगे, ये भी प्रश्न बहुत बार पूछता है। देखिए प्रश्न संख्या 7 है। प्रश्न संख्या में क्या 7 में है ध्यान से सुनेंगे, आप आराम से बना पाएंगे। कहता है डॉट का परमाणु मॉडल अल्फा के बड़े कोनों पर प्रकीर्णन की व्याख्या करने में असफल रहा। माने कौन से ऐसे वैज्ञानिक हैं जो प्रकीर्णन जो था स्कैटरिंग अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डिंग करवाया था ना रदरफोर्ड साहब, तो कौन जो है वह सफल रहा, नहीं कर पाया? ऑप्शन ए है प्लांक, ऑप्शन बी है थॉमसन, ऑप्शन सी है रदरफोर्ड और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बेटा थॉमसन साहब जो थे वो असफल हुए थे, नहीं कर पाए थे, क्योंकि आपको पता है कि बोर का परमाणु मॉडल है सबसे पहले किसने दिया था? थॉमसन ने दिया। और थॉमसन से नहीं हो पाया तब कौन किए थे? रदरफोर्ड। तो बोलो यहाँ पर असफल कौन रहा? थॉमसन असफल रहा, तो यहाँ पर थॉमसन आंसर है, ठीक है? प्रश्न संख्या 8 ध्यान से सुनोगे। कहता है परमाणुीय नाभिक की खोज की थी। कहता है जो परमाणु का नाभिक होता है, प्रश्न को एक बार फिर से सुनिए। परमाणुीय नाभिक की खोज की थी। नाभिक का खोज किसने किया था? परमाणु में जो परमाणु के केंद्र में बेटा जी जो नाभिक होता है उस नाभिक का खोज किसने किया था? तो परमाणु के नाभिक का खोज रदरफोर्ड साहब का खोज था। किसका था? रदरफोर्ड साहब का। याद रखिएगा, इसमें ऑप्शन था प्लांक, बी में टॉप्सन, सी में रदरफोर्ड और इनमें से कोई नहीं। तो किसने किया था बेटा? रदरफोर्ड, ठीक है? प्रश्न संख्या हमारा 9 है, ठीक है? प्रश्न संख्या 9 को ध्यान से सुनेंगे। प्रश्न संख्या 9 है परमाणु के नाभिक में अवश्य होगा। परमाणु के नाभिक में अवश्य क्या रहता है? सबसे पहला तो बेटा प्रोटॉन के नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहेगा, ठीक है? बट कहा है प्रश्न सुनो कुछ, परमाणु के नाभिक में अवश्य होगा, तो अवश्य प्रोटॉन होगा।
क्योंकि एक ऐसा परमाणु है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है हाइड्रोजन में। ठीक है, तो बताओ यहाँ पर अगर अवश्य में हम दे देंगे न्यूट्रॉन का नाम, तो किस में होता है? हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो अवश्य में गलत हो जाएगा ना। अगर यही प्रश्न केवल पूछता कि परमाणु के नाभिक में होते हैं तो क्या लिखते हैं? प्रोटॉन और। लेकिन अगर कहेगा कि परमाणु के नाभिक में अवश्य होंगे तो कौन अवश्य होंगे? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन नहीं। क्योंकि एक ऐसा परमाणु है जिसमें न्यूट्रॉन होता नहीं है, उसका नाम है ऑर्डिनरी हाइड्रोजन। क्या नाम है? जिसका फॉर्मूला बताए थे H11 होता है, इसमें न्यूट्रॉन होता नहीं। तो बताओ न्यूट्रॉन कहना सही होगा कि गलत होगा? गलत होगा। तो आंसर है, सुनिए बेटा जी, परमाणु के नाभिक में अवश्य होगा। ऑप्शन ए प्रोटॉन, ऑप्शन बी न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी पॉजिट्रॉन। तो कौन सा आंसर है बेटा जी? प्रोटॉन। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, ध्यान से देखेंगे। प्रश्न है अल्फा कण है। बेटा जी अल्फा कण किससे बने होते? तो हीलियम से बने होते हैं। देखो बेटा मैं लिख देता हूं यहाँ पर, इस बात को ध्यान देना। अल्फा, बीटा एंड गामा किरण। ठीक है, अल्फा जो बने होते हैं बेटा वो हीलियम 24 से बने होते हैं। बीटा जो बने होते हैं इलेक्ट्रॉन E-10 से बने होते हैं, और गामा M00 से बने होते हैं। ठीक है, तो अगर तुमसे कोई पूछता है कि अल्फा कण किससे बने होते हैं तो क्या बोलोगे? तो सुनिए प्रश्न क्या है। अल्फा कण है, ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन। क्या अल्फा कण इलेक्ट्रॉन है? चलो दूसरा, हीलियम का परमाणु नहीं, हीलियम का परमाणु नहीं है। हीलियम का नाभिक, हाँ, हीलियम के कुछ से बना होता है, नाभिक से। हाइड्रोजन का नाभिक नहीं, हाइड्रोजन का है नहीं ना, तो इसमें आंसर कौन सा है बेटा जी? हीलियम का नाभिक। आगे देखो बेटा कहा है बीटा किरणें होती है तीव्रगामी। बीटा किरणें होती है तीव्रगामी। ऑप्शन है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, रिनायन। किससे? बीटा किरणें होती है तीव्रगामी। ऑप्शन है जो ए है प्रोटॉन, बी में न्यूट्रॉन, सी में इलेक्ट्रॉन, डी में रिनायन। कौन सा है? अरे भैया अभी देखो ना, बीटा क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। तो क्या सोचते हो तुम लोग, कहाँ रहते हो? तो बीटा किरण तीव्रगामी है, वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आगे बेटा जी गामा किरण का होता है। गामा किरण का जो आवेश होता है बेटा वो क्या होता है? 0। तो देखिए गामा किरण का होता है, ऑप्शन ए शून्य आवेश शून्य द्रव्यमान। सही बात, गामा किरण का आवेश क्या होता है? शून्य। द्रव्यमान क्या होता है? ठीक है, यही ऑप्शन है। ऐसे तो ऑप्शन में बहुत कुछ दे दिया था घुमाने के लिए। कहता है गामा किरण का होता है, ऑप्शन ए शून्य आवेश शून्य द्रव्यमान, ऑप्शन बी धन आवेश शून्य द्रव्यमान। नहीं बाबू, धन आवेश कहाँ होता है? गामा बना होता है किससे? न्यूट्रॉन से। न्यूट्रॉन पर 0, 0 कभी धन आवेश होता है? गलत हुआ बेटा। कहता है गामा किरणें होती है ऋण आवेश। ऋण आवेश होता है? 0 कोई ऋण आवेश है क्या? नहीं। आगे देखोगे शून्य आवेश परिमित द्रव्यमान। नहीं, इसमें द्रव्यमान होता नहीं। तो इसका ऑप्शन हमारा ए। ठीक है, अभी 12 ऑब्जेक्टिव किए हैं, अब हम नेक्स्ट करते हैं। तब तक बोर्ड को क्लीन कर लें। जीवन खराब है। चलो भैया आइए अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 13। देखिए प्रश्न संख्या 13 क्या कहा है? निम्नलिखित में किसके भेदन क्षमता महत्तम है? निम्नलिखित में किसके भेदन क्षमता महत्तम है? हमको बात है बेटा जी भेदन क्षमता। तो एक बात मैं बता देता हूँ, भेदन क्षमता रहेगा तो सबसे ज्यादा भेदन क्षमता गामा का होता है, उससे कम बीटा का होता है, उससे कम अल्फा का होता है। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन है बेटा जी ए, बी, सी और डी पूछा गया है। एक्स किरण अल्फा किरण का, ध्यान दीजिएगा आंसर अल्फा किरण का। बी में है कैथोड किरण का, कैथोड किरणें का। ऑप्शन सी है एक्स किरणें का, और ऑप्शन डी है गामा किरण का। तो बोलो इसमें कौन सा ऑप्शन है बेटा जी? सबसे अधिक भेदन क्षमता किसकी होती है? गामा का। क्योंकि आंसर हम पहले ही आंसर का सीरीज लिख चुके हैं। ठीक है, देखो बेटा प्रश्न संख्या हमारा 14 है। कहता है परमाणु का आकार होता है लगभग।
तो इसका आंसर जो है बेटा जी वो ये है परमाणु का आकार, या कभी एग्जाम में पूछता है कि परमाणु के आकार का कोटि होता है, तो परमाणु का आकार बेटा जो होता है 10 के पावर -10 मीटर होता है। देखिए यहाँ पर बच्चे लोग क्या करते हैं गलती, कभी कभी परमाणु के नाभिक का कोटि पूछता है और आकार में मार के चलाता है। तो परमाणु का अगर आकार होगा तो वो कितना के आकार में होता है बेटा जी? 10 के पावर -10 मीटर में होता है। ऑप्शन देखिए बेटा क्या दे दिया है घुमा करके, ठीक है। एक दिया 10 के पावर -6 मीटर, 10 के पावर -8 मीटर, 10 के पावर -10 मीटर, 10 के पावर -12 मीटर। तो आंसर कौन सा होगा? सी। और पता है 10 के पावर 10 मीटर को बेटा जी एक एंगस्ट्रम भी बोलते हैं। कितना बोलते हैं? तो जो परमाणु होता है, इस परमाणु का जो आकार होता है इसका कितना होता है बेटा जी? एक एंगस्ट्रम बोले तो 10 के पावर -10 मीटर होता है, ठीक है। चलो प्रश्न संख्या 15, तो देखिए अभी जस्ट आपको बता रहे थे कि बच्चे गलती कहाँ करते हैं। परमाणु के त्रिज्या की कोटि होती है। अगर हम परमाणु के त्रिज्या की बात करें बेटा जी, तो परमाणु के नाभिक का त्रिज्या, ध्यान दीजिएगा इसमें परमाणु का नहीं पूछा है, तो परमाणु का पूछा है, परमाणु की कोटि पूछा है, नाभिक का त्रिज्या, ठीक है। देखो बेटा ये जो हम बनाए हैं वो परमाणु है, और जैसा कि पता है कि परमाणु है और ये बीच में परमाणु का क्या होता है? नाभिक होता है। और नाभिक में यही त्रिज्या पूछा है, ये वाला पूछा है बेटा, यही नाभिक का त्रिज्या है। तो नाभिक का त्रिज्या का कोटि होता है 10 के पावर बेटा जी -15 मीटर। यही में बच्चा गलती कर देता है, 10 के पावर। और यहाँ पर देखो अगर ये परमाणु था, ये पूरा परमाणु का त्रिज्या पूछा था, तो पूरा परमाणु का त्रिज्या दैट मीन्स परमाणु का आकार तो कितना बेटा जी? 10 के पावर -10। लेकिन परमाणु के कोटि का बेटा जी नाभिक का पूछेगा तो 10 के पावर। तो हमारा 15 जो था क्वेश्चन नंबर हमारा, सॉरी क्वेश्चन नंबर, हाँ क्वेश्चन नंबर जो हमारा 15 था वो था नाभिक की त्रिज्या की कोटि है। तो नाभिक की त्रिज्या की कोटि जो ऑप्शन हमारा दे रखा था, देखिए गड़बड़ाने के लिए, 10 के पावर -14 मीटर, 10 के पावर -15 मीटर, 10 के पावर -16 मीटर, 10 के पावर -18 मीटर। सो आंसर हमारा कौन सा है? 10 के पावर। बहुत बार बिहार बोर्ड इसको पूछ चुका है, ठीक है। चलो बेटा जी क्वेश्चन नंबर हमारा है 16, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन, अल्फा प्रयोग में किस बल, क्वेश्चन नंबर गलत हुआ है क्या? चलिए क्वेश्चन नंबर गलत हुआ, नेक्स्ट करके ले लेंगे, ठीक है। या हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब नंबर हटा देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर देंगे अगर नंबरिंग गलती है। रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग में जिस बल के कारण अल्फा कण प्रकीर्णित होते हैं वह बल है। बेटा जी क्या कहा था रदरफोर्ड ने? रदरफोर्ड ने सोने के पतले पत्थर ले लिया था, इसके ऊपर इन्होंने अल्फा कणों का क्या किया था? बौछार कराया था। किसको बौछार कराया था? और अल्फा कणों का बौछार कराया। उसके बाद इसने देखा कि कुछ सीधे सीधे पार कर जाता है तो कुछ छोटे कौन से क्या होता है? मुड़ जाता है। तो यहाँ पर जो प्रकीर्णित होते हैं वह बल है। कौन सा बल है? तो भाई अल्फा कण में चार्ज होता है, नाभिक में भी चार्ज होता है। चार्ज और चार्ज के बीच में जो बल होता है वह बल बेटा जी कौन बल होता है? आपको पढ़ चुके हैं, बोलो कौन बल होता है? कूलम्ब बल। जी हाँ, आंसर इसमें यही है। देखो आंसर में क्या दिया गया था हमारे इस क्वेश्चन में, दिया हुआ था ऑप्शन ए में गुरुत्वीय बल, आंसर ए में दिया गया था गुरुत्वीय बल। ऑप्शन बी में था हमारा कूलम्ब बल, कूलम्ब बल। ऑप्शन सी में था बेटा जी चुंबकीय बल, और ऑप्शन डी था बेटा नाभिकीय बल। देखो बेटा सबसे पहले बात तो यहाँ पर गुरुत्वीय बल की बात नहीं होगी। क्यों? क्योंकि गुरुत्वीय बल इसलिए क्योंकि गुरुत्वीय बल कोई कण के ऊपर लगता है और यहाँ पर ये कण नहीं है। आगे कूलम्ब बल इसलिए होगी, इसका आंसर कूलम्ब बल बना क्योंकि आवेश के बीच में कौन सा बल लगता है? कूलम्ब बल। और बौछार अल्फा पार्टिकल का किया गया है, ठीक है। अल्फा पार्टिकल्स में कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ भी आपको आवेश होते हैं, आवेश आवेश के बीच में कूलम्ब बल, ठीक है। देखो बेटा नेक्स्ट है हमारा प्रकीर्णित अल्फा कणों का गमन पथ होता है कौन सा? तो अति परवलयाकार होता है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे, देखिए हाइड्रोजन परमाणु के न्यूनतम ऊर्जा स्तर में,
हाइड्रोजन परमाणु के निम्नतम ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग। बेटा जी इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होता है, तो आप समझ लिए होंगे कि आपसे जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसमें बात किसकी किया जा रहा है, कोणीय संवेग का। और कोणीय संवेग L बराबर होता है या mvr बराबर होता है n इंटू एच बटा 2 पाई। बेटा ये बोर साहब का कथन था। बोर साहब अपने अभिगृहित में, याद रखोगे, बोर साहब अपने अभिगृहित में कह दिए थे कि इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग जो होता है mvr बराबर n इंटू एच बटा क्या होता है 2। प्रश्न को सुनिए, हाइड्रोजन परमाणु के निम्नतम, अब हमको निम्नतम चाहिए, निम्नतम कोणीय संवेग कितना होगा, तो बताओ निम्नतम कोणीय संवेग के लिए कौन कक्षा होना चाहिए, 1। सबसे कम 1 ही ना होगा, तो कौन होना चाहिए भैया, 1। तो आपको निम्नतम के लिए n बराबर कितना रखेंगे, 1। तो देखो बेटा जी कोणीय संवेग, ध्यान दीजिएगा, कोणीय संवेग बराबर क्या होगा बेटा, n का वैल्यू 1 रख देते इंटू क्या बेटा जी h बटा 2 पाई। तो आंसर कितना आ जाएगा, h बटा 2 पाई। और इसमें जो हमारा आंसर है बेटा जी ऑप्शन A, B, C एंड D, पहला है h बटा पाई, h बटा 2 पाई, 2 पाई बटा h, और ऑप्शन सी है पाई बटा h। तो आंसर कौन सा है बेटा जी, h बटा 2 पाई। क्योंकि निम्नतम, तो निम्नतम का किस में होगा संवेग, प्रथम कक्षा में। क्योंकि निम्नतम ही कब होगा, देखो इसकी वैल्यू मिनिमम कब होगा, जब इसकी वैल्यू क्या होगा हुआ जी, मिनिमम हो। तो इसकी वैल्यू मिनिमम n का वैल्यू कितना होगा, n का मान होता कितना है, 1 2 3 कक्षा से। तो बताओ निम्नतम मान कितना होगा, 1, इसीलिए 1 रख के। बात समझ में आ गई। चलो आगे लिखते हैं। एक ऑब्जेक्टिव को आप ध्यान पूर्वक देखें। बिहार बोर्ड सीधा एक प्रश्न को पूछेगा। देखो बेटा जी अगला हमारा प्रश्न है हाइड्रोजन परमाणु के मूल अवस्था में। प्रश्न जो कहा है हमारा नेक्स्ट, कहता है हाइड्रोजन परमाणु के मूल अवस्था में ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। देखिए मूल अवस्था में जो ऊर्जा है वो दे रखा है। मूल अवस्था में ऊर्जा जो है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। प्रश्न में दे दिया है कि हाइड्रोजन परमाणु के मूल अवस्था में ऊर्जा इतना है। आगे कहता है n बराबर 5, प्रश्न में ही है n बराबर 5 ऊर्जा स्तर, n बराबर 5 ऊर्जा स्तर में इसकी ऊर्जा होगी कितनी होगी। देखो बेटा ज्यादा इसमें टेंशन नहीं लेना है। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -2.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप ऑब्जेक्टिव को रट करके नहीं मारे, बना करके मारे। बेटा ऊर्जा की बात है, ऊर्जा का फॉर्मूला होता है En बराबर -13.6 बटा n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब हमारा बेटा प्रश्न में है n का वैल्यू कितना दे रखा है, 5। तो E5 बराबर कितना होगा, -13.5 बटा कितना का स्क्वायर, क्या होगा जी, 13.6 बटा 5 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -13.6 बटा 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको जब डिवाइड करोगे तो हमारा आएगा -0.85 इलेक्ट्रॉन नहीं, -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा बेटा जी, ए। समझ में आ रही बात। आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में मूल कण नहीं है। निम्नलिखित में मूल कण नहीं है। हमको इसमें 4 को ऑप्शन दिया है, उसमें बताना है कि मूल कण नहीं है। तो हमारा ऑप्शन है, देखो बेटा ध्यान से, मूल कण नहीं है।
तो ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। ऑप्शन ए है बेटा जी न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी है बेटा जी प्रोटॉन, ऑप्शन सी है अल्फा कण और ऑप्शन डी है इलेक्ट्रॉन। देखो बेटा जी, आप इसको देख लोगे तो आपको खुद ही पता हो जाएगा कि मूल कण कौन नहीं है। जैसे ये हर कोई जानता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है, मूल कण। तो मूल कण कौन से नहीं है बेटा जी, अल्फा कण, क्योंकि अल्फा कण हीलियम से बने होते हैं। अल्फा कण जो होते हैं हीलियम 24 से बना होता है और यह मूल कण नहीं, यह मूल कण नहीं है। समझ में आ रही बात? तो आंसर आपका सी है। चलो बेटा, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ध्यान से सुनोगे। किसी परमाणु का द्रव्यमान संख्या व्यक्त करता है, किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या व्यक्त करता है। हमको बताना है, नीचे 4 को ऑप्शन है, इसमें द्रव्यमान संख्या व्यक्त करता है। तो द्रव्यमान संख्या कौन व्यक्त करता है बेटा जी? ऑप्शन ए, बी, सी एंड क्या बेटा जी, डी। परमाणु के प्रोटॉन की संख्या नहीं, कहता है परमाणु के प्रोटॉन की संख्या। तो जो परमाणु के प्रोटॉन की संख्या है चलिए भैया, देखिए कहता है द्रव्यमान संख्या इसमें कौन व्यक्त करता है। 4 को ऑप्शन पहले हम लिख रहे हैं, ठीक है। नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या, ऑप्शन सी। नाभिक में, एग्जाम में गलती नहीं हो तो टोटल ऑप्शन को देख लीजिएगा। नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या, और ऑप्शन डी है कोई नहीं। देखो बेटा, पहले समझो, सबसे पहले द्रव्यमान संख्या किसको व्यक्त करती है ये बात पूछा गया। तो हमको पता है कि द्रव्यमान संख्या को हम ए से सूचित करते हैं। किससे करते हैं? ए से। और ए बराबर फॉर्मूला होता है पी प्लस क्या बेटा जी, एन। ए बराबर क्या होता है, पी प्लस। तो परमाणु में प्रोटॉन की संख्या द्रव्यमान संख्या व्यक्त नहीं करती है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या द्रव्यमान, प्रोटॉन की संख्या परमाणु संख्या को व्यक्त करती है। तो ये तो बेटा ऑप्शन नहीं होगा। नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या नहीं, दोनों होती है, क्योंकि देखो परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या होता है, पी प्लस एन, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या क्या करती है, इंगित करती है। ठीक है, नहीं जिनको करना है क्लास बाहर चले जाइए, दांत मत दिखाते रहिए। रिजल्ट अगला साल, इस साल नहीं तो अगला साल कभी ना कभी तो हो जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए। चलो भाई नेक्स्ट ध्यान दीजिए। कहता है किसी हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था n बराबर 5 है, इसके उत्सर्जन होने वाले विकिरण में संभव आवृत्तियों की कुल संख्या कितनी होगी। देखो बेटा, ये जो प्रश्न है इसमें अगर ऐसा रहता है कि संभव आवृत्तियों की कुल संख्या क्या होती है, तो वो आपको वहां पर गिनने होंगे कि कई गो लाइन आपको आ सकता है। तो इसमें आंसर इसका हो जाएगा 50। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेंगे। हाइड्रोजन परमाणु में कौन सी दृश्य भाग में पड़ती है। प्रश्न है कि 4 को नीचे ऑप्शन दिया हुआ है बेटा, ए, बी, सी एंड डी। कहता हाइड्रोजन परमाणु में कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है। तो भाई अभी बताए हैं आपको, पहला है लाइमन श्रेणी, दूसरा है बेटा जी बामर श्रेणी, तीसरा है बेटा जी पाश्चन श्रेणी, तीसरा है पाश्चन श्रेणी, चौथा है ब्रैकेट श्रेणी,
सो आपसे अगर कोई पूछता है कि हमसे इसमें प्रश्न पूछा है दृश्य भाग में पड़ती है, अभी कुछ सबसे पहला जो हमारा प्रश्न था उसमें यही था कि दृश्य भाग में कौन पड़ता है बेटा जी, वामन पड़ता है। ठीक है, दृश्य भाग में कौन पड़ता है, वामन पड़ता है। ठीक है, हमारी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, क्यूरी मात्रक है। क्यूरी मात्रक है, क्यूरी किसका मात्रक है, सब कोई जानता है, रेडियो सक्रियता का। रेडियो एक्टिविटी का खोज किसने किया था, मैडम क्यूरी ने किया था। तो रेडियो सक्रियता क्यूरी किसका मात्रक है, तो रेडियो सक्रियता का। ऑप्शन जो दिया था ये में अर्धायु का नहीं, औसत आयु का नहीं, क्षय नियतांक का नहीं, रेडियो सक्रियता का था। ऑप्शन डी है। ठीक है, चलो भाई हमारी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये आपको बता रहे हैं। एक हमारी इस प्रकार की रिएक्शन वाली आती है एग्जाम में, निम्न अभिक्रियाओं में एक्स, कैपिटल एक्स किसको दर्शाता है। एक अभिक्रिया दिया हुआ है प्रश्न में, उसी में कह रहा है निम्न अभिक्रियाओं में कैपिटल एक्स किसको दर्शाता है। बेटा एक क्वेश्चन है, बेरिलियम 49 प्लस हीलियम 24 तीर के निशान के बाद C612 प्लस कैपिटल एक्स, यही कहता है कैपिटल एक्स यहाँ किसको दर्शाता है। ऑप्शन ए है हमारा बेटा जी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी है प्रोटॉन, ऑप्शन सी है बेटा जी न्यूट्रॉन, और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दीज। काफी पछताओगे अगर नहीं पढ़ोगे, ऑब्जेक्टिव आएगा एग्जाम में। तो कहता है, इसके पहले लिखा हुआ था निम्न अभिक्रिया में, ध्यान से निम्न अभिक्रिया में कैपिटल एक्स किसको दर्शाता है। तो देखो यहाँ पे इधर जोड़ लो, 4 2 कितना होना चाहिए बेटा, 6। इधर भी कितना है, तो यहाँ जो आने वाला है उसका नीचे कितना होना चाहिए, 0। तब ना 6 0 जुड़कर 6 होगा। 9 4 कितना, 13, और ऊपर कितना है, कितना होना चाहिए, तब ना 13 होगा। और अब यहाँ पर देखना किसका 0 और 1 होता है, इलेक्ट्रॉन का नहीं बेटा, इलेक्ट्रॉन का होता है -1 और 0, ये तो गलत हो गया। प्रोटॉन का होता है बेटा जी P11, ये तो गलत हो गया क्योंकि नीचे हमको क्या चाहिए, 0। न्यूट्रॉन का क्या होता है N01, यही सही हो गया। समझ में आ रही बात, तो ये बात आपको याद रखने थे। ठीक है, चलो भाई हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन का खोज करने का श्रेय है। प्रश्न है हमारा नेक्स्ट, न्यूट्रॉन का खोज करने का श्रेय है। ऑप्शन ए थॉमसन, ऑप्शन बी रदरफोर्ड, ऑप्शन सी बेक्रेल, और ऑप्शन डी चैडविक। किसको था, चैडविक का। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, चैडविक। आप देखो प्रोटॉन का गोल्डस्टीन, इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन, और न्यूट्रॉन का क्या हुआ जी, जेम्स चैडविक। तो इसमें आंसर हमारा कौन सा है, न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, जेम्स चैडविक। इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन, प्रोटॉन का गोल्डस्टीन। ठीक है, प्रोटॉन का गोल्डस्टीन। चलिए नेक्स्ट हंस लीजिए, समय सबका आता है, आप लोग रोइएगा ही। आप बोले बाकी मत, कहाँ बैठे हुए हैं ये भी बात ध्यान दीजिए। नहीं पढ़ना है, आगे के रास्ता खाली है, आगे जाइए। कुछ लोग लाइफ सेटल कर चुके हैं बिना पढ़े हुए हैं। लाइफ बहुत तरह से सेटल होता है, खास करके लड़की लोग तो लाइफ सेटल करने के लिए पढ़वे करती है। चलो भैया आगे देखते हैं, छोड़ते हैं बात बकवास का। कहता है यूरेनियम का द्रव्यमान संख्या 235 है। एक बेटा यूरेनियम है, यूरेनियम का द्रव्यमान संख्या 235 है। देखिए लिख दिए, द्रव्यमान ऊपर लिखा जाता है। तथा परमाणु संख्या 92 है। देखो प्रश्न जो है उसके अकॉर्डिंग मैं लिख रहा हूँ। कहा है यूरेनियम का द्रव्यमान संख्या 235, द्रव्यमान संख्या को ऊपर लिखते हैं, परमाणु संख्या 92 नीचे। कहता है यूरेनियम परमाणु में हमसे जो पूछा है प्रश्न में, यूरेनियम परमाणु में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एवं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एवं इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। तीन चीज पूछा है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या हो। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। ऐसा प्रश्न बच्चे को ज्यादा गलती कराता है, खास करके जिसके पास दिमाग नहीं। तो वो तो याद करने के लिए वो डायरेक्ट कुछ बच्चे का ऐसा लिखना कोई जरूरी थोड़ी है, हम तो याद कर लेंगे। याद कीजिए,
ISC है, यहाँ याद करने वाला फेल और समझने वाला पास होता है, यहाँ बनाना पड़ता है। जैसे देख लीजिए, याद कीजिए, आप किसको याद कीजिएगा, 92 143 92 92 143 0 143 92 92 235 00 याद कीजिए, किसको याद कीजिएगा। तो भैया सुनिए आप ध्यान से, कैसे बनाना है। हमको सबसे पहले प्रोटॉन की संख्या निकालते हैं। हमको पता है परमाणु संख्या बराबर क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या। लिख देते हैं परमाणु संख्या, क्योंकि प्रोटॉन संख्या उतना ही के बराबर होता है। तो परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या, और प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 92। अब देखो इलेक्ट्रॉन संख्या बराबर भी होता है परमाणु संख्या, क्योंकि फॉर्मूला है परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो इसका भी आंसर कितना है, 92। न्यूट्रॉन संख्या n बराबर होता है फॉर्मूला A माइनस P। ये द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान कितना है बेटा जी, 235 माइनस प्रोटॉन कितना है, 92, घटाएंगे तो 143। तो आंसर होगा 92 143 92 92 143 92 ये हो, ठीक है। आप आंसर सी भी मार सकते हो रटने के कारण, आगे वाला पीछे अगर याद रह गया तो फिर समझ में आ जाएगा, रटिए। चलो बेटा, एक हमारी क्वेश्चन है नेक्स्ट, फिर से देखते हैं इसमें एक कैसा क्वेश्चन। एक तत्व की परमाणु संख्या Z है, मान लेते हैं तत्व की परमाणु, तत्व हम मान लेते हैं X है, इसकी परमाणु संख्या Z है, नीचे कितना है Z, परमाणु द्रव्यमान ये है, परमाणु द्रव्यमान A, इसके परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या होगी, इस परमाणु में, इसके परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या होगी। बेटा जी अभी एक फॉर्मूला बताए हैं, देख लीजिए, न्यूट्रॉन संख्या n बराबर होता है A माइनस P। ये द्रव्यमान संख्या कितनी है, A, प्रोटॉन संख्या कितनी है, Z, A माइनस Z। ऑप्शन जो ये कहा है बेटा जी A B C एंड D, बनाने पे विश्वास कीजिए, बगल वाला क्या लिख रहे हैं ये मैटर नहीं है, A Z और A माइनस Z। बोलो कौन सा ऑप्शन है बाबा जी, D। तो ध्यान दे करके आप करेंगे। चलो बेटा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कहता है हमारा 20 सेंटीमीटर मोटाई वाले इस्पात से एक इस्पात मीन्स लोहा होता है, ध्यान से देखेंगे, 20 सेंटीमीटर मोटाई वाले इस्पात में, 20 सेंटीमीटर आपको ये मोटा है, 20 सेंटीमीटर मोटाई वाले इस्पात में कौन सी किरण पार हो सकती है, कौन सी किरण पार हो सकती है। ऑप्शन ए है बेटा जी, आप बता देंगे, हम जानते हैं, अभी बता चुके हैं कुछ देर पहले, अल्फा कण, बी में है बेटा जी बोलो बीटा कण, और ऑप्शन सी है बेटा जी गामा किरणें, और ऑप्शन डी है बेटा जी पराबैंगनी। बोलो कौन सा आंसर होगा। आपको बताए थे कि बाबा जी गामा किरणें का भेदन क्षमता सबसे क्या होता है, वो किसी भी को भी देखते हुए क्या हो जाता है, पार हो जाता है, ठीक है। चलो बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेंगे। किसी भी प्रश्न को अच्छे तरह से देख करके आप जवाब दीजिएगा, ठीक है। देखिए एक तत्व है, प्रश्न कहता है एक तत्व X 84 202, ये दिया हुआ है, एक X 84 202 एक नाभिक, पहले एक अल्फा कण, पहले एक कुछ निकालता है अल्फा कण, फिर एक बीटा कण उत्सर्जित करता है। प्रश्न क्या है, तत्व, ध्यान से सुनोगे, तत्व X 84 202 एक नाभिक पहले एक अल्फा कण और फिर एक बीटा कण उत्सर्जित करता है। पहले एक कुछ करता है अल्फा कण और फिर एक बीटा कण उत्सर्जित करता है, तो नाभिक के परमाणु की संख्या होगी, तो नाभिक के परमाणु की संख्या होगी। देखो बेटा पहले यहाँ से ये क्या उत्पन्न किया है, एक अल्फा, तो 1 अल्फा, अल्फा जो होता है निकलेगा तो ऊपर से 4 घटाता है, नीचे से कितना घटाता है 2, तो आपको एक जो है 22 बन जाएगा, 4 घटाएगा तो 100 कितना बचेगा 98, और 2 घटाएगा क्या बचेगा, उसके बाद एक अल्फा और फिर एक कुछ निकालता है बीटा, उसके बाद -1 बीटा, माइनस का मतलब उत्सर्जित करता है, एक का मतलब एक और कौन बीटा का, और बीटा जब निकलता है तो नीचे एक बढ़ जाता है परमाणु संख्या, बताए थे ना। तो आपका यहाँ पर गामा एक्स वाई और यहाँ पर जो हमारा बचेगा कुछ भी जेड, एक्स वाई जेड बचेगा, तो 82 कितना हो जाएगा
83 और ऊपर हो जाएगा, ऊपर कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया परमाणु संख्या होगी, बोलो इसकी परमाणु संख्या कितनी है, बोले थे ना नीचे रहता वो परमाणु संख्या होता है। तो ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। ऑप्शन ए 80, 821, 83 और 198। तो बोलो इसके आंसर कौन से हैं, 83। बेटा बार बार कह रहे हैं ध्यान दो, इस बात को हम लिख देते हैं यहाँ पर। कोई अगर रेडियो सक्रिय तत्व है जिसकी परमाणु द्रव्यमान A, परमाणु संख्या Z है, इससे अगर एक अल्फा कण निकलता है बेटा जी, माइनस का मतलब उत्सर्जित एक अल्फा होता है, तो यहाँ जो नया पदार्थ बनता है उसके द्रव्यमान में 4 की कमी होती है बेटा जी, और परमाणु संख्या में कितने की कमी होती है, 2 की कमी होती है। अगर कोई हमारा रेडियो सक्रिय पदार्थ है, इससे हमारा एक बीटा कण उत्सर्जित हो रहा है, तो नया जो बनेगा उसमें परमाणु द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि ऊपर कोई परिवर्तन नहीं होगा, और नीचे उसके परमाणु संख्या में 1 की इकाई की क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। इस रूल्स को सोडियम और फैजान ने दिया था, बहुत सारे लिखाए थे, ठीक है। तो आप उस टॉपिक को भी ज्यादा बेटर के लिए देख सकते हैं, ठीक है। चलो बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसको ध्यान से देखेंगे। कहता है नाइट्रोजन 714, नाइट्रोजन 714 के नाभिक में होता है, N714 के नाभिक में होता है, A, B, C एंड D। क्या होता है बेटा जी, तो ऑप्शन पहला है 7 इलेक्ट्रॉन, ध्यान देना है कैसे चूज होता है आंसर, 7 इलेक्ट्रॉन और 7 न्यूट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन और 7 न्यूट्रॉन। ऑप्शन है 7 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन और 7 प्रोटॉन, 7 इलेक्ट्रॉन और 7 प्रोटॉन। और ऑप्शन सी है 7 प्रोटॉन, 7 प्रोटॉन और क्या बेटा जी, 7 न्यूट्रॉन, ठीक है। और ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी है हमारा, इसमें कोई नहीं। चलो बेटा जी यहाँ पर देखेंगे, तो इसमें इसके परमाणु संख्या कितने हैं, 7। तो अब इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, 7। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, न्यूट्रॉन संख्या भी घटाएं तो कितनी होगी, 7। तो भैया 7 इलेक्ट्रॉन 7 न्यूट्रॉन ये भी हो सकता है, 7 इलेक्ट्रॉन 7 प्रोटॉन ये भी हो सकता है, 7 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन। लेकिन बात यहाँ किसमें है, तो नाभिक में कौन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बोलो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। तो यहाँ बच्चे लोग क्या देखते हैं, निकालने के बाद ये भूल जाते हैं, किसकी बात भूल जाते हैं, नाभिक की बात भूल जाते हैं, ठीक है। हम क्लास को यहीं तक आज समाप्त करते हैं। शायद कोई बच्ची आई हुई है जो बार बार आवाज लगा रही है, हमारे बहुत प्रिय विद्यार्थी हैं,